जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मुसीबतों से टकराने से स्थिति और खराब हो सकती है। बड़े से बड़े योद्धा हार जाते हैं और तूफान के सामने अड़कर खड़े रहने वाले पेड़ टूट जाते हैं, जबकि झुक जाने वाली घास का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही कुछ हालात आज अधीश के सामने थे, जहां अड़कर खड़े रहने से न सिर्फ उसकी बल्कि और भी कई लोगों की जान को खतरा हो सकता था। आज पूरी तरह वो सोमसेन के चंगुल में फंस चुका था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब सोमसेन के इरादे बदल चुके थे। अब वो क्या चाहता था? क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अधीश को अपने साथियों की जान बचाने के लिए? सोमसेन अधीश के साथ साथ बलवीर और बटुक को भी अपने साथ ले आया था। अधीश को उसने एक जादुई रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। अधीश अब तक इतना तो समझ चुका था कि सोमसेन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। जो भी सोमसेन ने लड़ाई से पहले कहा था वो पूरा सच नहीं था। अधीश के हाथ बंधे हुए थे और यदि वो चाहता तो अब तक उसे खत्म कर देता। अपने महल में लाने के बाद सोमसेन उसे बंधा हुआ छोड़कर कहीं चला गया था। थोड़ी देर बाद अधीश को आचार्य कश्यप की आवाज सुनाई दी। अधीश, अधीश, कहां हो तुम? अधीश ने चिल्लाकर उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज उसी कमरे में गूंज कर रह गई। वास्तव में आचार्य कश्यप अभी सोमसेन के महल में प्रवेश द्वार पर ही थे, लेकिन अधीश को बहुत दूर तक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसे सोमसेन की आवाज सुनाई दी। अधीश, यहाँ है कश्यप। क्या तुम अपनी इच्छा से मेरे बंदी बनने के लिए आ गए हो? आचार्य कश्यप गरजे। अधीश को छोड़ दो, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सोमसेन ठहाका लगाकर हंस पड़ा, जैसे आचार्य कश्यप ने कोई मजाक किया हो। कश्यप, बिगाड़ा तो तुम्हारे मित्र ने मेरा बहुत कुछ है, लेकिन तुम चाहो तो मैं उसे अभी के अभी छोड़ सकता हूं। लेकिन क्या? आचार्य ने पूछा। सोमसेन ने उत्तर दिया, भीतर चलो, तुम्हारे मित्र के सामने ही बात कर लेते हैं। इसके बाद सोमसेन आचार्य कश्यप को उस कमरे में ले आया जहां उसने अधीश को बांध कर रखा था। अधीश को देखते ही आचार्य कश्यप उसकी ओर दौड़े, लेकिन सोमसेन ने उन्हें रोक लिया। ये गलती मत करना कश्यप, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोनों मित्रों बटुक और बलवीर के जैसा हो जाएगा। अधीश ने भी आचार्य को रोकते हुए कहा, आचार्य आप वहीं रुकिए, मुझे इससे बात करनी है। फिर सोमसेन की ओर देखकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सोमसेन फिर हंसा। देखो, पहले तो मुझे सच में ही तुम्हारी जान चाहिए थी और कमल सेन को भी मैंने तुम्हारी लाश लेकर आने का ही आदेश दिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कोई साधारण मांत्रिक नहीं हो तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, अधीश चीखा। तुम बलवीर के लिए बहुत सी औषधियां बना रहे हो, तो एक मेरे लिए भी बना दो, बस यही चाहिए। सोमसेन बोला। अधीश चकित रह गया। वो कोई वैद्य या औषधि बनाने वाला मांत्रिक नहीं था। वो तो मजबूरी में बलवीर के साथ काम कर रहा था और उसकी मन की शक्ति और एकाग्रता इतनी अच्छी थी कि ज्यादातर औषधियां वो सफलतापूर्वक बना लेता था। उसे शंका हुई, केवल इतनी सी बात के लिए तो तुम मुझे यहां नहीं लाए हो? ना ही मैं दुनिया में अकेला हूं जो तुम्हारे लिए औषधि बना सकता हूं। सोमसेन बोला, सही समझे, बहादुर होने के साथ साथ तुम बुद्धिमान भी हो। मुझे इंद्रावती औषधि चाहिए और यह औषधि बनाने के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए होंगी वो एक खास जगह पर ही मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वो जड़ी बूटियां लेकर आओ और औषधि बनाकर मुझे दो। तब तक मैं तुम्हारे मित्रों को अपनी अमानत के तौर पर रख लेता हूं। जितनी जल्दी तुम वापस आओगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आचार्य कश्यप बीच में बोल पड़े, ये सब ठीक है सोमसेन, लेकिन तुम बलवीर और बटुक को इस तरह अपने पास नहीं रख सकते। यदि तरंगम के दूसरे मांत्रिकों को इस बात का पता चला तो? सोमसेन बोला, तो क्या कश्यप, वैसे तुमने बड़ी अच्छी सलाह दी है। मैं तुम्हारे मित्रों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने पास रख लूंगा। बोलो अधीश, मंजूर है? सोमसेन अधीश की ओर घूमा। अधीश कुछ सोचकर बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। तुम बटुक और बलवीर को छोड़ दोगे और आचार्य को भी जाने दोगे। यदि मैं तुम्हारे दिए समय के भीतर औषधि न खोज पाया तो बेशक तुम जो चाहो वो करना। बोलो मंजूर है? सोमसेन ने कुछ देर इस बारे में विचार किया, फिर कहा, वैसे तो तुम शर्त रखने की हालत में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी बात का विश्वास कर लेता हूं। आज से ठीक 1 महीने के भीतर
तुम वे जड़ी बूटियां लेकर वापस आओगे। आगे की बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अधीश ने उसकी बात पर सहमति दे दी। सोमसेन ने बटुक और बलवीर को तुरंत आजाद कर दिया। इसके बाद अधीश उन सब को लेकर बटुक के महल आ गया। महल में आकर जब बलवीर को इस सौदे के बारे में पता लगा तो वो बहुत नाराज हुए। अधीश, तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अधीश क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाशय, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी जब उसने इंद्रावती औषधि का नाम लिया तो मैं सारा मामला समझ गया। मैं आज ही जड़ी बूटियां खोजने के लिए निकल जाऊंगा और यदि जड़ी बूटियां न मिलें तो दूसरा कोई रास्ता खोज लूंगा। आप समझ रहे हैं ना? आखिरी वाक्य अधीश ने बिल्कुल धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा। अब बात बलवीर की समझ में आ गई थी। उन्होंने अधीश को अपनी सहमति दे दी। इतने में समीर भीतर आ गया। आचार्य कश्यप ने अधीश को उसका परिचय दिया। अधीश बेटे, इससे मिलो। आज सुबह जब तुम उत्कर्ष भवन के सामने बेहोश हो गए थे तो यही तुम्हें यहां लेकर आया था और सोमसेन से युद्ध के समय इसी ने मेरी रक्षा की थी। अधीश ने समीर को धन्यवाद कहा तो समीर बोला, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें मेरा ही स्वार्थ था। सोमसेन की वजह से मेरे माता पिता की मौत हुई थी और जब मैंने तुम्हें उसके सहायक कमल सेन से लड़ते हुए देखा तभी फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर अधीश बोला, तुम्हारे माता पिता के लिए मुझे अफसोस है समीर। अब तुम अपने घर जाओ और सोमसेन को उसके हाल पर छोड़ दो। अपने जीवन को अच्छी तरह जियो, इसी में तुम्हारे माता पिता भी खुश होंगे। समीर बोला, नहीं अधीश, सोमसेन जब तक जिंदा है मैं शांत नहीं बैठूंगा। तुम जहां भी जा रहे हो वो जड़ी बूटियां लेने मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अधीश ने कुछ देर विचार किया, फिर समीर से पूछा, लेकिन समीर, यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो उसके लिए औषधि खोजने में मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कि मैं सोमसेन के करीब आना चाहता हूं और उसका विश्वास पात्र बनना चाहता हूं। एक दिन मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। और वैसे भी इतना तो मुझे भी पता है कि तुम भी। अधीश ने उसकी बात काट दी और फुसफुसाकर बोला, हाँ मैं समझ गया, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उसने हाथ से इशारा करके बताया कि कोई है जो हमारी बात सुन रहा है। अधीश का अंदाजा बिल्कुल सही था। सोमसेन के जासूस अधीश पर लगातार नजर रखे हुए थे। अधीश जब महल में आया था तभी उसे किसी और की उपस्थिति का अंदाजा हो गया था, लेकिन वे जासूस कौन थे और किस भेष में थे इस बात का उसे पता नहीं था और इसीलिए वो सभी से सावधान रहने के लिए कह रहा था। अब बलवीर को भी सारी बात समझ में आ गई थी। वास्तव में जब सोमसेन ने इंद्रावती औषधि का नाम लिया था तभी अधीश समझ गया था कि सोमसेन अब दुनिया में कम ही दिनों का मेहमान है। मन की शक्ति के लिए इंद्रावती सबसे प्रभावशाली औषधि होती है और सोमसेन एक तीसरी श्रेणी का मांत्रिक है और शायद उसके मंत्र अब अस्थिर होने लगे हैं, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी इंद्रावती औषधि की जरूरत है। अधीश की शर्तें मानने पर भी वो इसीलिए मजबूर हुआ था। जल्दी ही अधीश जड़ी बूटी खोजने निकल पड़ा। समीर भी उसके साथ आया था। बलवीर ने सभी जड़ी बूटियों की पहचान और उनके मिलने के स्थान अधीश को बता दिए थे। 70 प्रकार की जड़ी बूटियों में से 30 सामान्य थीं, जो उन्हें तरंगम में ही आसानी से मिल गईं। 40 जड़ी बूटियों के लिए अधीश को तरंगम से बाहर जाना पड़ा। अब सिर्फ 15 दिन शेष थे और पूरी 40 प्रकार की जड़ी बूटियों को खोजना था। समय जल्दी जल्दी बीत रहा था, लेकिन अधीश को सफलता नहीं मिल रही थी। तभी उसे मृगांक की याद आई। उसे तो जंगल और वनस्पतियों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इस समय मृगांक होगा कहां? अधीश ने सोचा। लेकिन वो ना तो प्रकाश नगर जाकर उसके बारे में पता लगा सकता था, ना ही उसके पास मृगांक को खोजने का समय बचा था। वैसे भी मृगांक एक जगह टिककर तो रहता नहीं था। उसका तो काम ही था दुनिया भर के जंगलों में घूमते रहना। इसके बाद अधीश ने उन सब लोगों के बारे में सोचा जिनसे जानकारी मिल सकती थी। वैद्य चंडी प्रसाद, अधिपति कैलाश, पारसदेव। हाँ, पारसदेव, लेकिन वे तो मंदार में हैं और वहां अब पता नहीं क्या हो रहा होगा, और वैसे भी उन तक पहुंचने में ही 10 दिन लग जाएंगे। अधीश और समीर के घोड़े चलते चलते थक गए थे। उन दोनों ने थोड़ी देर आराम करने के विचार से आम के एक घने पेड़ के नीचे पड़ाव डाल दिया। अधीश ने दिमाग पर जोर डाला। पारसदेव ने एक बार मुझे बताया था कि मंदार की औषधियां कहां से आती हैं। चंपागिरी, एक नाम अधीश के दिमाग में कौंधा। उसने समीर की ओर देखा। समीर तो जैसे घोड़े बेचकर सो रहा था। अधीश ने समीर को जगाया।
समीर, समीर, उठो, हमें निकलना होगा। समीर आंखें मलता हुआ उठा और उठकर यहां वहां देखने लगा। क्या हुआ भाई? हमें आगे जाना है और तुम्हें सोने की पड़ी है। तुम तरंगम के मांत्रिक सच में बहुत आलसी होते हो, अधीश ने शरारत से कहा तो समीर भी हंसने लगा। अच्छा चलो भाई, कहां चलना है? चंपावती, अधीश ने जवाब दिया। नाम सुनकर समीर मुस्कुराने लगा। अधीश भाई, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चंपावती तो मेरी ननिहाल है। मैं बचपन में घर से छिपकर कई बार वहां चला जाया करता था। मैंने जंगल से गुजरने वाला एक बहुत छोटा रास्ता खोज लिया था। सिर्फ 7-8 घंटों में ही हम चंपावती में होंगे। यह सुनकर अधीश के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। वे तुरंत ही चंपावती के लिए निकल पड़े। लेकिन जंगल वाला जो रास्ता समीर ने सुझाया था, अब उसे वनस्पतियों ने घेर लिया था। एक स्थान पर जाकर वो रुक गया और बोला, अधीश भाई एक बात बताऊं, आगे का रास्ता मुझे याद नहीं आ रहा। अधीश ने अपना माथा पीट लिया और पूछा, याद करने की कोशिश करो समीर। वैसे आखिरी बार तुम यहां से कब गुजरे थे? समीर कुछ याद करके बोला, शायद 10 साल पहले। अधीश को तो समझ में ही नहीं आया। अब क्या कहे? 10 साल समीर, 10 साल में जंगल 10 बार बदल जाता है। फिर भी याद करने की कोशिश करो। समीर ने सर हिला दिया और आंखें बंद करके सोचने लगा। उस पूरी रात वे जंगल में यूं ही भटकते रहे। एक अच्छी बात यह थी कि नगर के नजदीक होने के कारण उस जंगल में अधिक जानवर नहीं थे। फिर भी परेशानी तो खड़ी हो ही चुकी थी। सुबह होते ही अधीश बोला, अब और कोई उपाय नहीं है, हमें वापस लौट चलना चाहिए और मुख्य मार्ग से चंपावती के लिए जाना चाहिए। लेकिन भाई, मुख्य मार्ग से जाने में तो कम से कम 5 दिन लग जाएंगे और इतना समय हमारे पास नहीं है। आने जाने में 10 दिन खर्च करने के बाद जड़ी बूटियां खोजने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचेंगे। अधीश ने सोचा, बात तो समीर ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी जंगल में और भटकने का भी कोई मतलब नहीं था। उसे रह रहकर समीर पर क्रोध आ रहा था, लेकिन वो भी क्या करता? वो तो अधीश की सहायता करने की ही कोशिश कर रहा था। अधीश ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। उसने अपनी पोटली निकाली और समीर से आंख बचाकर उसने पूछा, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? जवाब मिला, हां। लेकिन यह कैसे हो सकता था? समीर को रास्ता याद नहीं आ रहा था और अधीश तो पहली बार ही इस जंगल में आ रहा था, लेकिन उसे पोटली के जवाब पर भरोसा था। उसने समीर से कहा, समीर चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार हम कामयाब हो जाएं। ये सुनकर समीर बोला, मैं भी यही सोच रहा था अधीश। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक नया रास्ता सीधा जाकर एक झील किनारे जाकर खत्म हो गया। उसके आगे कोई रास्ता था ही नहीं। अधीश की आंखों से मजबूरी और क्रोध के आंसू निकल पड़े। वहां उसके मित्रों की जान पर बनी हुई थी और वो यहां बार बार असफल हो रहा था। अब मैं क्या करूं? ईश्वर मुझे रास्ता दिखाओ। अधीश ने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर प्रार्थना की। तभी उसके दिमाग में एक नाम कौन था वो? क्या वो अधीश की सहायता के लिए आएगा? क्या अधीश 15 दिनों के भीतर जड़ी बूटियां लेकर वापस लौट सकेगा, या एक बार फिर असफल होकर अपने मित्रों की जान संकट में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।